हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बिहार बोर्ड के लिए लेकर के मैं आया हूँ आपके लिए। जो एग्ज़ाम है सामने में, क्लास 10 का एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है बीएससीबी का। उसके लिए लेकर के हम आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास चला गया है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन चला गया है। आज जो है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, जिसको कह लें आप लघु तरीय। तो लघु तरीय प्रश्न आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बिहार बोर्ड का पैटर्न जो जिस तरह से एग्ज़ाम पूछेगी मैं बता चुका हूं आपको। यानी 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 सब्जेक्टिव रहेगा, यानी 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव, जिसमें से 24 मार्क्स का जो रहेगा, मतलब 12 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और बचे आपका 26 नंबर, तो 24 नंबर आपका जो है 2 नंबर से मिलकर के यानी 12 क्वेश्चन रहेगा। बच गया आपका 16 नंबर, जिसमें से केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक एक क्वेश्चन बनाने रहेंगे। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन बनाने रहेंगे, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा केमिस्ट्री का और 5 मार्क्स का रहेगा बायोलॉजी का, तो मिलकर हो जाएगा 10। और एक क्वेश्चन बनाने रहेंगे आपको फिजिक्स का, जिसका नंबर आपका आएगा 6, तो यानी 10 और 6 16 और 24 मिलकर कितना हो जाएगा 40। ये याद रखिएगा, मतलब 40 सब्जेक्टिव से और 40 ऑब्जेक्टिव से। तो आपके पास जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय, वो वीडियो चला गया है, उसको देख लीजिएगा। वो यानी एग्जाम में आएगा ही आएगा प्रश्न, देखना भूलिएगा नहीं। ऑब्जेक्टिव जो आपका यानी 80 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से किन्हीं 40 को ही बनाना रहेगा। तो मैंने आपको एमसीक्यू के रूप में 100 प्लस क्वेश्चन भेज दिया हूं। उसमें से आपका 30 प्लस क्वेश्चन अगर आप पूरा कर लेते हैं तो 30 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर ले आएंगे, ठीक है। 40 में से 30 प्लस क्वेश्चन आपका आसानी पूर्वक बन जाएगा, नो डाउट। यानी एक वीडियो से 30 प्लस क्वेश्चन बन जाए, क्या बुरा है, ठीक। जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया हूँ, एक ही वीडियो डाला हूँ, और उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन निश्चित है कि आएगा, टकराएगा ही, चल ठीक है। और कौन आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन आएगा। और उसी तरह से हम लेकर के आ गए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघु तरीय जिसको कहते हैं आप, ठीक है ना। तो उस तरह का क्वेश्चन है आपके पास। देखिए प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से या निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। इसके लिए आपको बैलेंस संतुलित रिएक्शन लिखने के लिए बोला है। तो आप याद रखिए, बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4, ठीक, प्लस किससे मिल रहा है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। मैं तो इतना जान रहा हूं कि आपको ये सब चीज आ रहा है, इक्वेशन बस सिर्फ लिखना सिखा रहा हूं, आपको बता रहा है, ठीक। बैलेंस करना है आपको। तो मैंने आपको बताया कि जब 2 यौगिक दिया जाएगा, तो 2 यौगिक का जब आयन आपस में एक्सचेंज करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये लीजिए आपका सोडियम और ये है बेरियम, ये आपस में एक्सचेंज करेगा। तो सबसे पहले जब आप डिस्प्ले रिएक्शन लिखने जाइएगा, तो संयोजकता जरूर लिखिएगा, संयोजी वैलेंसी जिसको आप कहते हैं। सोडियम का जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको बनना है नियोन, क्या बनना है, नियोन। तो नियोन बनने के लिए इसको चाहिए 10, इसके पास है 11, एक को लॉस करेगा। और अक्रिय का जगह लेने के लिए, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या गेन करना, यही कहलाता संयोजी वैलेंसी। ये याद रखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप संयोजकता से या संयोजी से क्या समझते हैं, तो कोई भी तत्व जब अपना इलेक्ट्रॉन या गेन करे या लॉस करे, यानी त्याग करे, या बोलिए त्याग करे या अपने में शामिल करे, तो इस तरह की जो एक्टिविटी होता है, इस तरह की क्रिया को हम लोग संयोजी कहते हैं। यानी जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसी को हम लोग संयोजकता या संयोजी कहते हैं। तो सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो 1 सोडियम जब 1 को त्याग सकता है, तो 2 सोडियम कितना त्यागेगा, तो 2 सोडियम 2 त्यागेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सोडियम का जो चार्ज जो है +2 है। सल्फेट का चार्ज होता है -2। याद हमेशा रखिएगा, जब भी कंपाउंड बनता है तो प्लस और चार्ज मिलकर के न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा, ठीक। वहीं पे अगर मान लीजिए आपको बेरियम को नहीं पता है, लेकिन क्लोराइड का पता है कि क्लोराइड का वैलेंसी होता है -1। कितना होता है, -1। तो यहाँ कितना क्लोराइड है, 2 है क्लोराइड, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब ये -2 हो गया, तो इसका मतलब हमने अभी आपको बताया कि जब भी कंपाउंड बनता है, तो जो उसमें तत्व मिले हुए हैं, तो उस पॉजिटिव जितना चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा।
जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव वाला था, कितना पॉजिटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव है हमारा जीरो करने के लिए, यानी कंपाउंड पे नेट चार्ज जो होता है हमारा 0 होता है, यहाँ पे -2 है तो इसका कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर। अब यहाँ पे यानी चार्ज बराबर है, क्या है, चार्ज बराबर हो गया। चार्ज बराबर नहीं होता तो उसमें गुना करने की और भाग करने की जरूरत पड़ती, और इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। अब देख लीजिए, यानी ये इस प्लस वाला जो है सोडियम डिस्प्लेस करेगा किसको, बेरियम को, और बना लेगा क्या, बताइए, NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl, यानी सोडियम जो है, सोडियम डिस्प्लेस करेगा किसको, बेरियम को, तो ये बना लेगा। पहले से हमारा Cl ऑलरेडी है, ये है, तो ये इधर से कितना सोडियम आ रहा है, 2 सोडियम आ रहा है, और यहाँ ऑलरेडी हमारा Cl कितना है, 2 है, चलिए प्लस। ये बेरियम जो है डिस्प्लेस हुआ तो किसके साथ सट जाएगा, ये सल्फेट के साथ सट जाएगा। तो यहाँ बेरियम है 1 और सल्फेट कितना है 1, यानी इसका चार्ज होता +2, इसका होता -2, चार्ज हो गया बराबर। क्या हो गया, चार्ज बराबर हो गया। जब चार्ज बराबर होगा तो तत्व भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसमें 2 और 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में 2 है, 2 कॉमन लीजिएगा तो बन जाएगा ये NaCl, और प्लस क्या बन जाएगा, BaSO4, BaSO4। तो ये आपका हो गया बैलेंस इक्वेशन। इसी को कहते हैं हम लोग संतुलित अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संतुलित अभिक्रिया। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि आखिर किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो याद रखिएगा कि कोई ये जो रिएक्शन होता है ये एक लॉ को फॉलो करता है। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या कि मास चेंज कभी नहीं करेगा, मास कंजर्व रहता है। और ये बात यानी ये नियम किसने दिया है, तो ये नियम जो है लेवाइजर ने दिया है। किसने दिया है, यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का सिद्धांत किसने दिया है, मतलब द्रव्यमान का संरक्षण का नियम किसने दिया है, तो याद रखिएगा लेवाइजर। लेवाइजर साइंटिस्ट है, और लेवाइजर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। तो देखिए, भले आपको क्वेश्चन लगे एक, लेकिन यहाँ पर हम आपको 5 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन बता दिए हैं, और 5 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेवाइजर, यानी लेवाइजर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है लेवाइजर को। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा। बैलेंसिंग समझ लीजिए, यानी बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, और बनाएगा क्या, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट जो होता है ये थोड़ा प्रिसिपिट जम जाता है नीचे की ओर। सोडियम क्लोराइड तो जान रहे हैं आप क्या है, नमक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ठीक है, चलिए ले लिए होंगे आप। आइए, एकदम कॉन्सेप्ट को माइंड में जो है ना सेट करने का प्रयास करिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH। अब देखें OH होगा कि होल ट्वाइस होगा। कैल्शियम का चार्ज जो होता है यानी वैलेंसी होता है, संयोजकता होता है +2, तो यहाँ एक OH का होता है -1, तो इसको +2 है, तो इसको हमको न्यूट्रल करने के लिए कितना होना चाहिए, OH का संख्या होना चाहिए 2। तो ये आपका लिखने का तरीका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम OH का होल ट्वाइस प्लस क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जान रहा आप, CO2। ये जब बनता है तो बनाता है, क्या बनाता है बताइए, ये बनाता है CO2। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसमें से जो है यानी आपके पास जो है देखिए इस तरह से है, OH का होल ट्वाइस को आप जो है कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बताइए इसमें कितना हो जाएगा -2। तो इसको आप जो है H2O और +O-2 लिख सकते हैं। देखिए तो यानी इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हाइड्रोजन कितना 2 और ऑक्सीजन भी कितना 2 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत हुई, क्या किन्हीं को कोई दिक्कत हुई? मैं ऐसा क्यों लिखा इसकी भी वजह मैं बताता हूं आपको। कैल्शियम पे चार्ज है +2 यहाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है न्यूट्रल स्पीसीज होता है। ठीक है, क्या होता है न्यूट्रल स्पीसीज, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जा मिलेगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जा मिलता है तो उसका कलर कर देता है मिल्की, दूधिया कर देता है। और यही प्रतीक है, जब आप पेंटिंग करते हैं चूना से तो कुछ दिन बाद उसमें क्या होता है लाइट और चमक जरूर आ जाती है, व्हाइट ज़्यादा दिखता है चमकीला। तो वजह यही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ गया, यानी चूना पत्थर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
जब हम लोग दीवार में पेंट कर लेते हैं तो वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ जाता है तो उसमें शाइनिंग जो है, चमक ज्यादा हो जाती है। ठीक, चलिए, यानी OH होल ट्वाइस को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। क्यों लिखूंगा? क्योंकि वाटर हमारा न्यूट्रल हो गया और O पर जो है हमारा -2 हो गया। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा न्यूट्रल है, ये जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, चलिए, तो पहले आपने लिखा क्या, Ca, और इसी को हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार H2O और प्लस O-2। ठीक, और प्लस CO2 है। अब मुझे बताइए इसको, इस +2 को न्यूट्रल कौन करेगा, जीरो कौन करेगा, -2 वाला। तो ये -2 ऑक्सीजन वाला है, तो ये एक साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए। और ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के आने और ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज है नहीं। तो ये क्या हमारा बन जाएगा, CaO CO2, इसी को, और प्लस क्या मुक्त हो गया, एक न्यूट्रल इसमें आया था, एक न्यूट्रल यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो ये H2O यहां आ गया। यानी एक न्यूट्रल का, एक उदासीन का प्रवेश हुआ है और एक उदासीन का निकासी हुआ है। कौन उदासीन का प्रवेश हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश हुआ है, और किसका निकासी हुआ है, वाटर का, H2O का निकासी हुआ है। तो यह हमारा बन जाएगा CaO CO2। इसी को अपन हम लोग लिख सकते हैं CaCO3 के रूप में। किसमें, यानी कै गो ऑक्सीजन, 2 यहाँ ऑक्सीजन है और एक यहाँ, तो मिलकर कितना, 3, कितना कार्बन, एक कार्बन और एक कैल्शियम है, तो CaCO3 और प्लस H2O। तो ये आपको इक्वेशन समझ में आया होगा। यानी आपसे अगर पूछा जाए सीधा साधा शब्दों में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जिसको आप क्या लैम वाटर कहते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड से संपर्क करता है, अभिक्रिया करती है, तो क्या बनाता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिसको आप मार्बल कहते हो, चूना पत्थर कहते हो। ठीक है, और क्या मुक्त करती है, जल मुक्त करता है, वाटर। तो ये होगा हमारा बैलेंस। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कितना इधर रिएक्टेंट साइड में, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और इधर कहते हैं उत्पाद। बैलेंस चेक करने का एक तरीका है, अब आपको मैं बता रहा हूं कि जितना तत्व लेफ्ट साइड होगा उतना ही तत्व राइट साइड भी होना चाहिए, उतना ही तत्व क्या होना चाहिए, राइट साइड भी होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन। अब यहां पे देख लीजिए, ये हमारा, यानी इस तीर के इधर वाले को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, याद रखिएगा। यानी तीर के लेफ्ट साइड क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, जिसको आप इंग्लिश हिंदी में कहोगे अभिकारक। क्या कहोगे, अब यहीं पे आप सुन लीजिए, अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज अभिकारक, तो कहिएगा कि वह अभिक्रिया, यानी वह सब्सटेंस, वह चीज जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, उसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने जो नए सब्सटेंस होता है, नई चीज बनती है, उसी को हम लोग उत्पाद कहते हैं। उत्पाद हमेशा राइट साइड होगा और अभिकारक जो होगा हमेशा लेफ्ट साइड होगा। किसके, एरो के, ये जो आपका एरो है। ठीक, तो आपका जो है अभिकारक, रिएक्टेंट कौन कौन है, अभिकारक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिकारक है, और CO2, मतलब लेफ्ट साइड कुछ भी हो, लेफ्ट साइड कुछ भी हो, सब के सब रिएक्टेंट कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और राइट साइड कुछ भी हो, सब के सब उत्पाद, प्रोडक्ट कहलाएगा। ये माइंड में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे, ठीक है, ये कंफ्यूज में हो जाते, अगर उनसे पूछ दिया जाए, इक्वेशन लिख करके पूछ दिया जाए कि रिएक्टेंट कौन है, तो मैक्सिमम बच्चे गलती कर बैठते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर रिएक्टेंट कौन है। हमने बताया बेटा, क्या बताया, कि एरो के लेफ्ट साइड बाएं जानिब जो भी होगा सब के सब अभिकारक कहलाएगा, और एरो के दाएं जानिब, दाएं स्थान पे जो भी होगा, यानी एक हो, दो हो, दो से ज्यादा हो, डज नॉट मैटर, सब के सब उत्पाद कहलाएगा। ठीक, अब हमारा बैलेंस है कि नहीं बताना है। तो अब बाएं साइड में देखिए कैल्शियम कितना, 1, दाएं साइड में देखिए कैल्शियम कितना, 1, और कहीं है क्या, नहीं। तो इसका मतलब कैल्शियम जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड के ना बराबर हो गया, 1-1 है। यहां पे देखिए कार्बन है, इसमें भी कार्बन, और राइट साइड में भी देखिए, राइट साइड में भी कार्बन है, तो कार्बन कितना, इधर भी कार्बन 1 और इधर भी कार्बन 1, तो कार्बन कार्बन बराबर हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो काउंटिंग करिए, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऑक्सीजन यहां और 2 ऑक्सीजन यहां, 4 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में। यहां पे देख लीजिए प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन यहां है और 1 ऑक्सीजन वाटर वाला है, तो मतलब 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि OH होल ट्वाइस है, यानी OH के ब्रैकेट के बाहर कितना 2 है, उस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हाइड्रोजन में भी, उस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ऑक्सीजन में भी। तो ये आप हमारा क्या, यानी 2 हाइड्रोजन, इधर देखिए आपका राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो यानी हाइड्रोजन में कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं संतुलित अभिक्रिया, बैलेंस इक्वेशन। तो याद रखिएगा, ठीक है। यानी क्यों, हमने बता भी दिया कि क्यों जरूरत है,
क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स का बराबर होना जरूरी है, नहीं बराबर होगा तो मास में चेंजिंग आ जाएगा, और जब मास में चेंजिंग हो जाएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग अनबैलेंस इक्वेशन कह देंगे। एक प्रश्न ये भी उठ गया कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो अनबैलेंस इक्वेशन है उसका दूसरा नाम भी है क्या, तो हाँ याद रखिएगा, उसका कंकाल अभिक्रिया कहते हैं या स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए माइंड में अचानक से आ गया ये, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए बन जाए, तो ये माइंड में रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? मैंने अभी जस्ट बताया कि संतुलित अभिक्रिया यानी तत्वों की संख्या राइट साइड और तत्वों की संख्या लेफ्ट साइड, कहे का मतलब अभिकारक में और उत्पाद में जो तत्वों की संख्या है वो एक बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसी को हम लोग संतुलित बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फॉलो करता है किसके नियम को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मतलब मास क्या होता है? कंजर्व होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक था, ये क्लियर हो गया। आप यही चीज आपका लिखा हुआ, तो यहां देख लीजिए। यानी आप क्या लिख सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या अभिकारक में जितना होगी उतना ही रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फॉलो करता है किसके नियम को? बोलिए। हाँ बिल्कुल, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ये अगर एक काउंटर क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे, क्या पूछा जाए कि कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम किसने दिया? जी हाँ, लेवाइजर। बहुत अच्छी बात है। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है क्या कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइजर को कहा जाता है। बहुत अच्छा, तो ये आपका जो है आंसर है। आप देख लीजिए, चाहिए तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक संतुलित इक्वेशन आप एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिएगा। जितना मैं बता दिए इतना सुन लिए होंगे तो आपके माइंड में सेट हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? निम्नांकित समीकरण संतुलित रूप लिखे। तो आप बताइए मुझे, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद में जो तत्वों की संख्या है, परमाणु की संख्या बराबर होगी। ठीक है, दूसरी बात, आप ये जो एग्जांपल इसमें जो दिया हुआ है इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। तो देखिए, एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से, और बना रहा हमारा क्या? Al2SO4 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। अब मुझे बताइए, हमने अभी बताया कि जो लेफ्ट साइड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट, और जो राइट साइड होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, उत्पाद। हिंदी में बात कर लें तो जो आपके बाएं जानिब है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो दाएं तरफ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। देखो यहां उत्पाद में देखो तो एल्यूमिनियम की संख्या कितना है? 2 है। बहुत अच्छा। और अभिकारक में बताइए 1 है। तो क्या 2 और 1 बराबर है? नहीं है। और देख लीजिए क्या क्या बैलेंस नहीं है। सल्फर देखिए तो यहां पे SO4 का होल 3 दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सल्फर भी 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब सल्फर इधर कितना हो गया? 3, और इधर सल्फर कहाँ है? 1 ही है। चलिए यहां बात करिए, ऑक्सीजन की बात करिए तो 4 हमारा सल्फेट में है और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, कितना हो जाएगा? 4 × 3 तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहां बात करते थे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अब मुझे बताइए, क्या करिए बताइए, हाइड्रोजन हमारा कितना? 2 है यहां पे सल्फेट हमारा कितना है? 3 है। इधर देखिए सल्फेट कितना है हमारा? 1 है। अगर सल्फेट को बराबर करने बैठिएगा, क्या करिएगा? सल्फेट को बराबर करने बैठिएगा तो 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से? 3 से। तो 3 कहां लगाइएगा? जब बैलेंस करने के लिए आपको गुना करना पड़े तो यौगिक के कंपाउंड के आगे लिखेंगे नंबर। क्या लिखेंगे? जब आपको कंपाउंड को बैलेंस करना होगा, जितना से यानी कमी है उतना में बैलेंस करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा क्या? कंपाउंड के आगे। सल्फर के देखेंगे तो सल्फर हमारा कितना है? 3 है उत्पाद में, इधर हमारा 1 है। उस 1 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो ये हमारा सल्फेट कितना हो जाएगा? 3। अब 3 से जब मल्टीप्लाई होगा हमारा तो हाइड्रोजन हमारा पहले से कितना है? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 हो जाएगा। सल्फेट हमारा 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखिए, पहले हमारा 4 है और 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया। और उत्पाद में देखिए तो हाइड्रोजन और कहीं है? एक ही जगह आपको दिख रहा था। इसको 6 जो है 6 लाने के लिए 2 ऑलरेडी है, ठीक है ना?
2 ऑलरेडी, उसको 6 लाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पे हमारा 3। एल्युमिनियम कितना है, 2 है। यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 1 है। इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, 2। तो जब आप अपने से मल्टीप्लाई करिएगा तो किसी भी तत्व का और किसी भी यौगिक का आगे में लिखिएगा, पीछे में नहीं लिखिएगा। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई जब करिएगा तो आगे लिखिएगा। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो एक फ्रेज देख लीजिए आप, इतना तो समझाने के लिए कहानी थी। ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, चलिए Mg की बात कर ले और HCl की बात कर ले। यहां पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, Cl भी 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए। और यहाँ क्या है, मैग्नीशियम हमारा क्या 1 है, प्रोडक्ट में भी हमारा 1 है। क्लोरीन हमारा जो है 2 गो है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी हमारा 2 है। हाइड्रोजन हमारा 2, प्रोडक्ट में भी 2। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये संतुलित है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन है, जिंक को आयरन सल्फेट में डालने से क्या होता है। जिंक को आयरन सल्फेट में डालने से क्या होता है, बताइए बताइए क्या होगा। तो जिंक ले लीजिए, जिंक का सिंबल होता है Zn। आयरन सल्फेट मतलब FeSO4। क्या होगा, तो अब कुछ नहीं, सबसे पहले देखिए जब भी कोई तत्व अकेले होता है ना, किसी से जुड़ करके नहीं होता है, तो उसका चार्ज हम लोग लेते हैं 0। क्या लेते हैं बाबू, 0 लेते हैं। ये चार्ज हमारा 0 है। ठीक है, जब कोई तत्व कंपाउंड में होता है तो अपना चार्ज शो करता है। ठीक, धातु जो होता है पॉजिटिव होता है, अधातु नेगेटिव होता है, और प्लस वाले को हम लोग पहले लिखते हैं कंपाउंड में, और माइनस वाले को हम लोग बाद में लिखते हैं। तो ये हमारा प्लस वाला है। कितना प्लस तो आपको नहीं पता है, यहाँ होल्ड कर लीजिए। सल्फेट का पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सल्फेट का होता है -2। तो यहाँ हमारा, हमने अभी आपको बताया कि कंपाउंड जब बनता है तो प्लस और माइनस मिलकर होता है 0। जब सल्फेट का माइनस हमारा 2 है तो इसका मतलब आयरन का भी हमारा क्या होगा, +2। जब रिएक्शन होता है तो प्लस और माइनस में झगड़ा हो जाता है, बट जाता है, टूट जाता है। ये कहता है कि जो हम लेकर के हैं वो हमको दे दो, और जो इसको यानी जो तुम्हारा है तुम लेकर के साइड हो जाए, जो हमारा है हम लेकर के साइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा विवाद हो गया। विवाद किसके किसके बीच, सल्फेट के बीच। तो हाथ में टूट जाएगा इसका, और ये हो जाएगा सल्फेट -2, और ये हो जाएगा Fe+2। ये 0 है तो ये धातु है, तो धातु हमारा पॉजिटिव नेचर शो करता है। ये धातु जो है जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा क्या, ZnSO4। क्या बनाएगा, ZnSO4, और प्लस क्या बनाएगा, बोलिए Fe मुक्त करेगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि क्या, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या होगा जब जिंक को आयरन सल्फेट में डाला जाएगा, तो आप कुछ नहीं कहिएगा कि बनेगा, बोलिए जब जिंक को आयरन सल्फेट में डाला जाएगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन मुक्त होगा। इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया शो करेगा। क्या करेगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो वही चीज है आपका। तो ये इक्वेशन आपने देख लिया, लिख लिया। चलिए क्लियर है, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, तो तांबे एवं पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही के अभिक्रिया दही लैक्टिक अम्ल है के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। ये आप बिल्कुल एकदम सही, यानी आपसे अगर पूछा जाए, तांबा है हमारा धातु, धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक, और आप दही में डाल रहे तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। और आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बहुत रट रट के पढ़ा है, बहुत जोर जोर से भी पढ़ा है, हम जरूर सुने हैं आपका। क्या पढ़े हैं कि जब अम्ल और क्षार मिलता है तो बनाता है लवण। क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो आप खा रहे हैं दही तांबा के बर्तन में, लेकिन स्वाद में नहीं मिलेगा। कुछ लोग कह दिए हैं कि दही और तांबा के बर्तन में खाने से पॉइजन हो जाता है। तो पॉइजन नहीं, उसकी टेस्ट बदल जाती है और थोड़ा उसमें जो है धात्विक गुण ज्यादा आ जाता है। क्या आ जाता है, यानी धात्विक नमक बनता है, इसलिए टेस्ट में बहुत बदलाव होता है, इसलिए खाना पसंद नहीं कर, और अवॉइड खाना भी नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक, पहला लॉजिक क्या बताइएगा कि तांबा जो है, तांबा का ऑक्साइड जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है,
उसमें हम डाल रहे हैं दही। दही का जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और हम जानते हैं कि जब क्षार और लैक्टिक अम्ल मिलेगा तो बनावेगा लवण, और लवण बनते ही दही का टेस्ट हो जाएगा, यानी स्वाद बदल जाएगा। और वो जो लवण बनेगा कैसा बनेगा? धात्विक लवण बनेगा, जो स्वाद को बहुत बदल देगा, बिल्कुल अवांछनीय रहेगा, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये याद रखिएगा। तो यही लॉजिक है। तो आप दही प्लस कॉपर मिलकर के क्या बनाएगा? कॉपर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अम्ल के विलयन को तनु करने पर H3O प्लस का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है? तो ये जो है याद रखिए। देखिए, कोई भी अम्ल है, HCl है मान लीजिए, तो ये जब टूटेगा, यानी अम्ल कहते किसको है? एक सीधा साधारण में समझिए। क्या समझिएगा? कि जब किसी अम्ल से H प्लस आयन जब रिलीज होता है, स्रावित होता है, तभी जाकर के वह यौगिक अम्ल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अगर कोई यौगिक अम्ल है कि नहीं, ये बात कौन पुष्टि करेगा? कि उस यौगिक से H प्लस आयन रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर H प्लस आयन रिलीज होगा तो हमारा वो अम्ल होगा, नहीं हो रहा है तो अम्ल नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। तो जब ये आयनाइज होगा, टूटेगा, तो H प्लस आयन और ये Cl माइनस आयन बनाएगा। जब H प्लस आयन को कहाँ लाइएगा? H प्लस आयन को जब वाटर में लाइएगा, क्या लाइएगा? वाटर में लाइएगा, H2O, तो ये बना ले। देखिए, वाटर होता है, जल जो होता है हमारा वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जल पे कोई चार्ज नहीं होता, न ही पॉजिटिव न ही नेगेटिव। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जल जो है रंगहीन है, स्वादहीन है, गंधहीन है, न ही महक है, न ही स्वाद है और न ही रंग है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और H प्लस आयन H2O से मिलकर के क्या बनाता है? H3O। मतलब इस वाटर पे, जल पे तो हमारा कोई चार्ज नहीं है, यही H प्लस वाला चार्ज इस पे शो हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? जब कोई यौगिक से H प्लस आयन रिलीज होगा तो वह यौगिक हमारा अम्ल कहलाएगा, और निकले हुए H प्लस आयन जब हम जल के साथ डालेंगे, जल में डालेंगे, तो बनाएगा हमारा हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन का बनना ही इस बात का सूचक है, इस बात का इंडिकेशन है कि वो अम्ल है। ठीक है, चलिए आई बात समझ में? तो ये बात याद रखिएगा। कैसे बना पाए मैंने बता दिया आपको। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? आप बताइए। तो सोडियम कार्बोनेट, तो आप जानिए सबसे पहले कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेट लगा होता है, इसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जलीय विलयन, जलीय विलयन मतलब सोडियम कार्बोनेट को कहाँ डालिएगा आप? जल में डालिएगा, H2O लीजिए। तो जैसे ही सोडियम कार्बोनेट को आप जल में डालिएगा ना, तो बनाएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये याद रखिएगा क्या, कि जब सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालते हैं तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कॉस्टिक सोडा कहते हो, और बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनना ही इस बात का एक्सप्लेनेशन है, और इस बात का प्रूफ है कि हमारा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जल के साथ घुलने पर NOH रिलीज करता है, और NOH का रिलीज करना, NOH का बनना ही इस बात का फोकस और क्या करता है? एक्सप्लेनेशन देता है कि हम क्षार हैं। क्या है? हम क्षार हैं। यानी किसी भी कंपाउंड से OH का मिलना ही इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ है कि वो क्षार है। यानी किसी भी कंपाउंड में OH लगा रहेगा तो वो हमारा क्षार होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए, तो यानी आप बात समझ में आ गई कि सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में डालते हैं तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनना ही इस बात का ये है, फोकस करता है, प्रूव करता है कि ये क्षार है। क्या है? क्षार है। ठीक है ना। चलिए, तो आई होप कि इस चीज का आंसर मिल गया होगा आपको। यानी मैं देखिए, लिखे हुए चीजों से ज्यादा मैं बोल दे रहा हूं, अगर आप सुन लेंगे तो बिल्कुल, अगर कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ आप सुन रहे हैं तो एक एक बात आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। क्योंकि मैं चिल्ला चोट पर विश्वास नहीं करता हूं,
ठीक है, कि आई एम बेस्ट नथिंग। यानी आज के बच्चे जनरली जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कमियां तलाशने में रह गए हैं, उनको पढ़ाई से उतनी मतलब नहीं होती। लेकिन आप जो है उन सभी बच्चों से अलग हैं, आप पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए आप जो है मेरी बात को आप सुन रहे होंगे भली भांति और बहुत अच्छा करेंगे भी, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए इसको। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में डाले तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बनाया क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिलना ही इस बात का प्रूफ है कि ये क्षार है। ठीक है, चलिए तो ये आंसर हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कैसा क्षार है, ये एक स्ट्रॉन्ग क्षार है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग क्षार। स्ट्रॉन्ग क्षार को हम लोग कहते हैं परवल क्षार। क्या कहते हैं, परवल। स्ट्रॉन्ग को हम लोग परवल कहते हैं, मजबूत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर और पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर और पेरिस का फॉर्मूला, चलिए इसको मिटा दे। प्लास्टर और पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। बिल्कुल आप सही कहे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लास्टर और पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया, यानी प्लास्टर और पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। बहुत अच्छा। प्लस किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया है, जल के साथ अभिक्रिया है, H2O के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है, तो क्या लिखेंगे बताइए। तो देखिए CaSO4 हाफ H2O है, ये हमारा पॉप है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें पानी की मात्रा मिला देंगे तब आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला जिप्सम का, CaSO4 इंटू 2H2O, राइट। चलिए तो इसमें पानी है और पानी इसमें मिला देंगे, तो पानी है और पानी मिला देंगे तो किसकी बढ़त होगी, पानी की बढ़त होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पॉप बदल जाएगा जिप्सम में। कहाँ बदल जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा, याद रखिएगा, जिप्सम में बदल जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा है आपका, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी कितना है, आधा पानी है, और जिप्सम में कितना पानी होता है, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप पानी लेंगे कितना मात्रा में लेंगे, 1.5 मात्रा में, यानी 1.5 ml, 1:1/2। ये आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाएंगे तो हमारा कुछ नहीं देगा, क्या देगा, जिप्सम देगा। और जिप्सम का फॉर्मूला आप जान रहे हैं CaSO4 इंटू 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी का संख्या कितना, हाफ, उसमें कितना पानी लेंगे, तो 1.5 पानी लेंगे, यानी 1:1/2। तो हमारा क्या दे देगा बताइए, जिप्सम दे देगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हम लोग। चलिए खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, ये याद रखिएगा। तो खनिज जो है ये टेबुलर फॉर्म में है, देख लीजिए। खनिज जो है प्रकृति में पाए जाने वाले धातु को के यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी प्रकृति में जो पाए जाने वाले धातु है, यानी धातु के यौगिक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले धातु के यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। वही बात हम अगर कर ले किसकी, अयस्क की बात कर लेंगे, तो बोलिए जिन खनिजों से धातु सुलभी ढंग से प्राप्त किया जाता है उन्हें हम लोग अयस्क कहते हैं। मतलब खनिज से जो धातु प्राप्त किए जाते हैं उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। ठीक है, दूसरी यानी खनिज की बात कर ले हम लोग, कुछ खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है और अन्य खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा अल्प होती है। यानी सीधा साधा बात याद रखिए कि खनिज उसको कहते हैं जो प्रकृति रूप में पाया जाने वाला है। ठीक है, और इसमें जो अशुद्धियां कम होती है, जबकि अयस्क की बात करें तो अयस्क में जो है अशुद्धियां ज़्यादा होती है और इसको अलग करने के लिए, धातु को अलग करने के लिए खर्च ज़्यादा आएगा। ठीक है, और खनिज में जो अशुद्धियां हैं वो अल्प मात्रा में होती है, जबकि अयस्क में अशुद्धियां क्या है, ज़्यादा मात्रा में होती है। यह सिंपल साधारण बात रखिए माइंड में। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। देखिए प्रश्न क्या है, लोहा की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है। जस्तीकरण कहने का मतलब हुआ कि जिंक का लेप लगाना। तो आपको पता होगा कि अगर लोहा को यूं ओपन खुले अवस्था में छोड़ देंगे तो उसमें लग जाएगा एगो, उसके दुश्मन है, कौन दुश्मन है, जंग लग जाएगा, रस्टिंग आ जाएगा। और जब जंग लग जाता है तो आपको पता होगा कि जब आपके अंदर कोई बाहरी तत्व का एंट्री हो जाता है तो आपको खोखला करना शुरू कर देता है। क्या करता है, खोखला करना शुरू कर देता है वो आप। ठीक है ना, तो ठीक उसी तरह से जब लोहा में बाहरी परत मतलब गैस एयर आएगा, मॉइस्चर आएगा तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। और जब उसमें जंग लगेगी तो लोहा क्या हो जाएगी,
खोखला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खोखला हो जाएगी। तो उस खोखलेपन से बचाने के लिए जंग न लगे लोहा पे जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, और जिंक का लेप चढ़ाना ही जस्तीकरण कह लीजिए, गैल्वेनाइजेशन कह लीजिए, या जसोप्रत कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे कह लीजिए। यानी आप सीधा साधा ये रखिए कि लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का लेप लगाया जाता है, ठीक है, पेंट किया जाता है, या तेल लगा करके करिए, ग्रीज लगा करके करिए, या एनोडीकरण कर लीजिए, या जस्ताकरण कर लीजिए। ये सारे प्रोसेस आपका जंग से बचाने के लिए ही किया जाता है। तो इसी को हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। और जस्तीकरण जब बात आ गई है तो इसका मतलब लोहे पर सिर्फ और सिर्फ जिंक का लेप लगेगा, इसी को हम लोग जस्तीकरण कहते हैं, या यशोप्रत कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में। देखिए, इथेनॉल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखे। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल देखिए क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल का जो संरचना सूत्र है, एक नंबर क्वेश्चन देखिए, इथाइल अल्कोहल था C2H5OH है। इसका संरचना सूत्र देखिए, कै कार्बन है, सबसे पहले याद रखिए कै कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन ले लीजिए। कार्बन कार्बन के बीच में पहले एगो लाइन दे दीजिए, सीधा लाइन, ठीक है। अब यहां बताइए इसमें कै गो हाइड्रोजन है? 5 गो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 5 गो हाइड्रोजन पहले सजा लीजिए हाइड्रोजन को। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 5 गो हाइड्रोजन हो गया। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड, और एक लाइन एक बॉन्ड में काउंट होगा। अगर यही 2 गो लाइन होता तो 2 बॉन्ड होता। सिंगल लाइन सिंगल बॉन्ड के लिए काउंट होता है। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है बताइए? 1 2 3 4, यानी ये कार्बन जो है, ये कार्बनवा 4 गो बॉन्डवा बना लिया है, ठीक है। अब ये इसकी बात करो तो ये बताओ, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, ये जो बॉन्ड है दोनों कार्बन के लिए कॉमन है, दोनों के बीच में है, तो ये इसके लिए भी काउंट है और इसके लिए भी काउंट है। तो बताइए OH कहाँ जुड़ जाएगा? OH यहाँ जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड के साथ, यानी OH जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। तो अब बता दीजिए मुझे, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया? 4 ये भी बना लिया, 4 ये भी बना लिया। तो ये जो संरचना है किसका है? इथेनॉल का है, ठीक। चलिए आगे क्या है देखिए, दूसरा नंबर ब्यूटेनॉन एवं इथेनोइक अम्ल का सॉरी, कोल्ड की थोड़ा असर है, ठीक है। चलिए आगे क्या देखिए क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन एवं इथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र क्या है? ब्यूटेनॉन, नॉन लगा हुआ है, मतलब ये कीटोन ग्रुप का है। क्या है? कीटोन ग्रुप का है। तो अब बताइए मुझे, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप की पहचान है इस तरह से, ये है कीटोन ग्रुप की पहचान, मतलब इधर उधर कार्बन ही होगा, और ये जो है कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक कहीं ना कहीं दिखेगा ही, दाएं बाएं कार्बन से अटैच होगा, और एक जगह कार्बन ऑक्सीजन से साथ अटैच होगा। इसी को हम लोग कहते हैं ब्यूटेनॉन, मतलब कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप को हम लोग ब्यूटेनॉन ओन ग्रुप यानी नॉन लगा हुआ लास्ट में, तो इसका मतलब जो है हमारा वो कीटोन ग्रुप का होगा। अगर 4 गो कार्बन होगा तो ब्यूटेनॉन नाम होगा। तो इसका स्ट्रक्चर समझ, ये पहले समझिए क्या लगा हुआ, ब्यूट। ब्यूट कहने का मतलब कार्बन कितना आएगा? 4 कार्बन ले लीजिए, ठीक है, 4 कार्बन ले लिए आप। कह रहा है क्या कि यानी नॉन ग्रुप है, मतलब कीटोन ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं एक जगह क्या होगा? ऑक्सीजन आवेगा। चलिए ठीक, यहां कितना हाइड्रोजन आवेगा? एक बॉन्ड बना रहा है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो अगर मान लो कि 3 बॉन्ड कमी है तो कुछ नहीं, आप वहां हाइड्रोजन सजा दीजिए। क्या, किसको सजा दीजिए? कार्बन यहाँ कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड बना रहा है, बचा कितना है? 3 बॉन्ड। उस 3 बॉन्ड को पूरा करने के लिए आएगा हाइड्रोजन। कौन आएगा? हाइड्रोजन। यहाँ देखिए ये कार्बन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 2 4 बॉन्ड बना रहा है कंप्लीट। इसकी बात करेंगे तो एक इधर 2, तो यहाँ हमारा ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था, क्या हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। इसकी बात करिए तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 बॉन्ड बना रहा था, कितना बाकी है? 3 बाकी है, तो ये CH3 हो जाएगा, ठीक। इसी को आप स्ट्रक्चर बना ली, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। कुछ इस तरह से बना लीजिए आप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, 4 गो ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4, 1 2 3 4 हो गया। ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया? ब्यूटेनॉन का हो गया, ठीक है। और किसका पूछा? इथेनोइक अम्ल का। तो इथेनोइक का फॉर्मूला होता है CH3, इथेनोइक का फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH, इसी का स्ट्रक्चर बना लीजिए। CH3COOH फार्मूला आपको पता होगा तो बन जाएगा। तो ले लीजिए C, यानी क्या वो कार्बन है?
एक और दो, दो कार्बन है तो दो कार्बन पहले ले लीजिए, ठीक, डबल बॉन्ड और हो जाएगा यहाँ OH, CH3 कै गो हाइड्रोजन है यहाँ, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा था, कितना हाइड्रोजन आवेगा 3। इस कार्बन की बात करेंगे तो कितना बॉन्ड बना रहा, एक इधर और दो हाइड्रोजन यहाँ, दो बॉन्ड यहाँ, तो 4 हो गया। एक हमारा क्या हो जाएगा, जो जाएगा OH ग्रुप, यानी C OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और दो कार्बन को हम लोग कहते हैं इथ, एक कार्बन वाले को कहते हैं मेथ, दो कार्बन वाले को कहते हैं इथ, तीन के कहते हैं हम लोग प्रोप, चार को कहते हैं ब्यूट। इस तरह से नाम आता है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की संरचना खींचे। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन देख लीजिए, मैं यहीं पे लिख देता हूं, मैं यहीं लिख देता, बेंजीन, ये है बेंजीन, ठीक है, 6 कार्बन। अगर इसी को आप ऐसे करिए, छह कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड दे दीजिए, तो ये हमारा कहलाएगा बेंजीन। क्या कहलाएगा, बेंजीन। और इसी का अनदर नेम साइक्लोहेक्सिन भी कहेगा। क्या कहेगा, साइक्लोहेक्सिन, 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 ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए ये स्ट्रक्चर है। चलिए अगला प्रश्न में आता हम लोग, निम्न यौगिकों के का संरचना सूत्र लिखे। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए, ब्यूटेनॉन है, ब्रोमोपेंटेन है। ब्यूटेनॉन अभी हमने बताया कि ब्यूटेनॉन की बात कर रहा है, मतलब 4 को कार्बन होगा और उसमें कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा। तो 4 कार्बन पहले ले लीजिए, 4 कार्बन हो गया। और इसमें कहीं यानी यहाँ पे डालिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये अल्डिहाइड हो जाएगा। तो किनारा वाला छोड़ करके जहां मन करे आप वहां ऑक्सीजन बैठा दीजिए, किनारा वाला छोड़ कर। तो ये आपका ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अगला किसका पूछा, ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन पूछा, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन ले लीजिए, 5 कार्बन। इसमें लगा हुआ एक ग्रुप कौन, ब्रोमीन, कहीं लगा दीजिए, उसका पोजीशन नहीं दिया है तो आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दीजिए। बाकी बॉन्ड काउंट करिए कितना, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, एक ब्रोमीन के साथ और एक कार्बन के साथ, मतलब 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बच रहा है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ काउंट कर लिए थे, 2 बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन आवेगा, यहाँ भी 2 बना रहा है 2 हाइड्रोजन आवेगा, यहाँ भी 2 बना रहा है 2 हाइड्रोजन आवेगा, यहाँ 1 बना रहा है 3 हाइड्रोजन आवेगा। इसी को कहते हैं हम लोग ब्रोमोपेंटेन, राइट। चलिए अगला है प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन की बात आ गई तो इसका मतलब जो है इंडिंग हो रहा है इन से, और प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। इन से हो रहा है तो यानी अगर प्रोनाउंसिएशन में आपका आ रहा है इन, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, तो ठीक है। प्रोपीन 3 कार्बन है, 3 कार्बन को पहले लिंक कर लीजिए आपस में, इन लगा हुआ लास्ट में, नहीं कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, तो आप ये लगा दीजिए, ये हमारा प्रोपीन हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ देखिए यहाँ पे, ये है ब्यूटेनॉन, ये है ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन स्ट्रक्चर, और ये है प्रोपीन, प्रोपीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका होता है लास्ट क्वेश्चन, यानी आप एक बार याद रखिए, एक माइंड में याद रखिएगा। देखिए अल्केन फार्मूला पूछ देता है अल्केन ग्रुप का, अल्केन का फार्मूला याद रखिएगा, CnH2n+2। फार्मूला पूछ देता है अल्कीन का, तो याद रखिएगा CnH2n। फार्मूला पूछ देता है अल्काइन का, तो फार्मूला इसका होता है CnH2n-2। इसका मतलब मजेदार है, देखिए 2 जुड़ा है, 2 छूटा है, 2 घटा है, मतलब जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, जोड़ दो तो अल्केन हो जाएगा, छोड़ दो तो अल्कीन हो जाएगी, घटा दो तो अल्काइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से। और एक कार्बन वाले को बोलते हैं हम लोग मेथ। मेथ में कितना कार्बन, 1। इथ में कितना कार्बन, 2। प्रोप में कितना, 3। ब्यूट में कितना, 4। पेंट में कितना, 5। हेक्स में कितना, 6। हेप्ट में कितना, 7। ऑक्ट में कितना, 8। नन में कितना, 9। डेक में कितना, 10। तो ये नाम है। अगर कहा जाए कि मेथ में कार्बन कितना होता है, 1।
और मेथ में एक ही ग्रुप पॉसिबल है, ओनली अल्केन सैचुरेटेड, उसमें अल्कीन अल्काइन नहीं हो सकता, ये याद रखिए। आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि वह ग्रुप का नाम बताइए, उस समूह का नाम बताइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड मतलब संतृप्त ही संभव है, असंतृप्त की बातें नहीं होगा। तो एकलौता, और एकलौता कौन है? मेथेन है, मेथेन है, ये याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ केमिस्ट्री का जो भी प्रश्न आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। एग्जाम एक बार जरूर देखिएगा, पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आई होपली मैं एकदम पूरा कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ, और बच्चों की तरह आप नहीं हो जाइए खामियां निकालना, कमियां निकालना। देखिए आपको पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई रखिए, मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, उधर नहीं जाइए, जिससे आप स्कोर अच्छा कर सके उस चीज़ को देखिए, और धैर्य बना करके देखिए, पढ़िए ईमानदारी से, ठीक है। तो इस वीडियो आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।